लघु नाटक जिसका टाइटल है मरने के शॉर्टकट। जीवन बहुत बड़ा होता है, जीवन जीने के लिए होता है। मृत्यु तो सबकी आती है, मृत्यु सबकी होती भी है, परंतु मरने के शॉर्टकट सोचने में आता है। अभी मेरी तिवारी जी से बात हो रही थी, जो पत्रकार महोदय बैठे हैं, उन्होंने कहा इसका टाइटल का कुछ अर्थ नहीं समझ में आया। तो मुझे ऐसा लगता है अब तो देखने पे पता लगेगा, ये तो राज है, तो ये देखने पे पता लगेगा कि इसका आखिर शॉर्टकट क्या है। तो आइए आज हम सब लोग इस एकेडमी के जो लोग यहाँ पधारे हैं, हमारे बीच हमारे कुछ अतिथिगण पधारे हैं, हम उन सबका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो कार्य में, इस कार्यक्रम के इस नाटका में जो कलाकार हमारे बीच अपने उस कर्म को दिखाएंगे, इस मंच को, हम उनका भी अभिवादन करते हैं, सतत प्रणाम करते हैं। जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले हम भगवान का स्मरण करते हैं, दीपोत्सव करते हैं, दीप जलाते हैं। तो उसी श्रृंखला में मैं आदरणीय श्री राज्य मंत्री जी को आमंत्रित करूंगा और दोनों बंधु को, दोनों ललित बंधुओं को मैं आमंत्रित करूंगा और पत्रकार महोदय जी भी आ जाएं और आप आकर के मंचस्थ बच्चों, अगर दीपम ज्योति नमोस्तुभ्यम आपको आता हो तो बोलिए। अब तक तो तुमने निकाल लिया बता। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। नहीं, बच्चों को बैठने दें। दीप के जलने के लिए खड़े हो जाएं, 2 मिनट फिर बैठ जाएं। दीपोत्सव जल जाए उसके बाद आप लोग फिर बैठ जाएं। बच्चों तालियों से विषय बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे। अब मैं अनिल भाई साहब से आग्रह करूंगा कि अपने अतिथियों का स्वागत कर दें और तत्पश्चात आज का यह बड़ा ही सुंदर लघु नाटिका आप सबके समक्ष प्रस्तुत होगी। यहाँ विद्यालय होगी। आओ तुम आओ, यहाँ आओ बेटा, सुधा की आ जाओ। आलोक जी आप भी आ जाइए। हमारे अतिथियों का सम्मान हो रहा है, कृपया आप सभी लोग उसके सम्मान में करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिए। आ जाओ। आप सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। सर एक फोटो हो जाएगा। अंगोछा सबको पहना लेते हैं। वो अपनी भूमिका से वो बात नहीं आ सकते। दीपक आ जाओ अंदर, पत्रकार की भूमिका में रहेंगे। मंत्री जी के साथ तो जरूरी है।
अब आप मोबाइल रख लो, तो फिर खींचने लगोगे अपने। इधर भैया। आप भी आ जाइए तो इसी से कहेंगे। अभी प्रमोद जी जी अब माइक दे दो किसी को, तुम ऊपर आ जाओ। हाँ, प्रमोद जी का भी सम्मान हो। अरे भाई साहब हम जो आपके साथ खड़े हो गए सम्मान हो गया। चलिए फोटो दे दो। किसी तो बच्ची की खींचना है। हाँ सब लोग भी आ जाएंगे। खींचो। फिल्म लगा बेटा। लगा है। अरे हमारे स्कूल का नहीं लगा। अच्छा स्कूल का नहीं। हाँ। ला बेटा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बीच में इधर खड़े कर लीजिए। हाँ, चलो चलो मैं आ गया। जो सबका सम्मान करे उनका जरूर सम्मान हो। आप आइए, आइए, दीदी आप आइए। आप आइए, दीपू यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। दीदी आप आइए दीदी। बीच में हो, यहाँ हो, यहाँ। हाँ ये अब सबका फोटो ले लो। दीपू आ जाओ, इधर आ जाओ। फोटोग्राफर है वहाँ, खींच। बेटे खींचना उधर से। हाँ एक ये ठीक है पूरा। आइए। चले शुरू। बस 1 मिनट जरा हो लगे हैं। आधे घंटे बाद मोदी आज इस नाट्य मंचन के 2 सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय मंत्री जी का बड़ा स्नेह और निश्चित रूप से यह उनका स्नेह ही था जो इस क्षेत्र के विद्यालय में इस तरह के आयोजन का ये विद्यालय साक्षी बना। मैं अपने विद्यालय के वे सभी शिक्षक जो इसके पीछे 2 दिन से लगे हुए हैं उनको बहुत साधुवाद देता हूं। विद्यालय की प्रधानाचार्य आलोक मिश्र जी और सारे शिक्षक जो इस आयोजन के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और इन बच्चों को, कई बच्चों को आज मुझे कहना पड़ा क्या आप नहीं जा रहे हो, छुट्टी का दिन है, तो ये बच्चे यहाँ तक नहीं आए, बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जीवन में नवीनता और बनी रहे और क्रियाशीलता बनी रहे, यह आवश्यक है। एक जैसा वातावरण, एक जैसी जलवायु, मन बदल जाता है। सुबह जो भोजन करते तो शाम को बदल देते हैं, सब्जी खाते तो दाल खाते, इस तरह से चलता रहता है। तो जीवन में परिवर्तन आवश्यक है और इस तरह के आयोजन जो शिक्षाप्रद हो। कल आश्वासनम संस्कृत का एक बहुत ही सुंदर समाज की स्थिति परिस्थिति पर कटाक्ष करता हुआ कल यहाँ आयोजन हुआ। उसके जो भी पात्र रहे वो निश्चित रूप से सराहनीय रहे और उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्म किया। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और भविष्य में चाहूंगा कि इससे बेहतर संसाधन मैं उपलब्ध कराऊं, इस कड़ी में लगा हूं। विद्यालय के पास जो कुछ है वो आपका अपना है, यही मान के चलिए। जहां हमारे गिरीश भाई जी हैं वहां तो सब कुछ आपका ही है। बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आदरणीय तिवारी जी,
जो पार्षद भी हैं और बड़े भैया कमलेश तिवारी जी और हमारे मित्र एक इटौंजा से पधारे हुए हैं उमेश पांडे जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और एक छोटा भाई जो अनवरत लगा रहता है, आशीष अवस्थी, कहीं भी बुलाओ जरूर उपस्थित रहते हैं। और आज इस विद्यालय के उप प्रबंधक हमारे छोटे भाई आलोक मिश्र भी आ गए हैं और नवल जी का कहना ही क्या है। तो आप सभी सारे शिक्षक और सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और चलिए हमारे और आपके इस नाटक के बीच में इससे प्रेरणा लेकर के जाना, ये लिखा तो है मरने के 60 कट, लेकिन जीने की प्रबल इच्छा लेकर के जाना, मेरा यही आप सबसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के रंगमंडली योजना के अंतर्गत भारतोदय नाट्य संस्था की ये नाट्य प्रस्तुति है। नाटक का नाम है मरने का शॉर्टकट, जो आपको जीना सिखाएगा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर कुमार संजय। डॉक्टर कुमार संजय जी बहुत बड़े शिक्षाविद हैं झारखंड में। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं और बच्चों को मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो और वो जिंदगी में किन्हीं भी विकट परिस्थितियों में हार न माने। तो उन्हीं द्वारा ये लिखा हुआ नाटक है मरने के शॉर्टकट, जिसकी निर्देशिका है जूही कुमारी, जो भारतोदय में रंग गुरु है। तो लीजिए प्रस्तुत नाटक मरने के शॉर्टकट। विद्यालय के आसपास बहुत सारे भूत हैं। कोई लंगड़ा भूत, कोई नाटा भूत, कोई लंबा भूत, कोई छोटा भूत। कोई एक हाथ से लटक रहा है, कोई दोनों हाथों से लटक रहा है, तो कोई एक पैर से लटक रहा है। और हाँ, ये केवल लटक ही नहीं रहे हैं, किसी का तो सर ही नहीं है, किसी का पैर ही नहीं है। दरअसल ये लोग जो जिस भी प्रकार से मरे हैं, उसी प्रकार से यहाँ लटक ही रहे हैं। और हो सकता है आपके बीच में भी कोई भूत बैठा हो। क्या आपको विश्वास नहीं हुआ? ये देखो, ये देखो, ये देखो, वो देखो कैसे हंस रही है, कैसे हंस रही है। ए छोटू, छोटू, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं बैठना है। मैं सामने जाकर बैठ जाऊं। यहाँ लटके बोर हो गई हूँ। आप जब बोलोगे ना तो मैं वापस चली आऊंगी खोटा अंकल। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा एक काम करो, वो जो गिरीश जी बैठे हैं ना, बैठे, उनके बगल में जो भाई साहब बैठे हैं, उनको उठा के वहां पे बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपको नहीं उठना है, वो बैठ जाएगा, भूत है वो। हाँ अच्छा, आप लोग यहाँ मरने का शॉर्टकट जानने के लिए आए हैं, है ना? अरे भाई बिल्कुल बताऊंगा, जब बताने के लिए बुलाया हूँ तो बताऊंगा। डॉक्टर, मरियम, सुरेश, छोटू, खुशी, आप लोग तैयार है ना?
देखो, आप लोग यथा स्थान पर बैठ जाओ और जब मैं बुलाऊं तब बारी बारी आना। दरअसल हमारे देश में ना लोग अलग अलग तरीके से आत्महत्या करते हैं, और मैंने इन सब लोगों को बोला कि आप लोगों ने जिस तरह से आत्महत्या करी है वो इन सब लोगों को बताते हैं। जीते जी तो ये लोग किसी के काम नहीं है, शायद मरने के बाद ही आप लोगों के काम आ जाए। तो ये सारे के सारे राजी हो गए तुरंत। अब ये लोग कहने लगे कि ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, चलो जिंदा इंसान को ही कुछ शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो ये सब लोग तैयार हो गए। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है, हमारे यहाँ खाली अरे गहरे भूत नहीं है। हमारे यहाँ एक भिखमंगे से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के भूत हैं। हीरोइन भी है हमारे इस नाटक में, तो हम सबसे मिलवाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे पहले हम शुरुआत सबसे छोटे से करेंगे। आप सब लोग तैयार है ना? चलो, ए छोटू, अब आ जाओ गिरिजी की बगल से, आ जाओ, चलो आओ आओ। भूत अंकल, मैं क्या बोलूं? अरे वही बताया तो था, तुम्हें अपने बारे में बताना है। सब कुछ बता दूं? हाँ। और स्कूल में रूबी मिस को हम लोग पटाखा पटाखा बोलते थे, वो अरे बता नहीं दूं? नहीं नहीं, वो नहीं बताना है। मिस बहुत मारेगी, वो पर्सनल बात है। तुम्हें बताना है कि तुम यहाँ आए कैसे। अच्छा। Bluetooth disconnected. और भूत अंकल, ये लोग मेरी बात Bluetooth सुनेंगे? connected. क्यों नहीं सुनेंगे? अरे सुनने के लिए आए हैं ना, सुनेंगे। ठीक है भूत अंकल, आप ये पकड़ो, मैं बोलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम बताओ, ठीक है। हाँ। पर भूत अंकल, हाँ। आप यहीं पे रुको ना, मुझे अकेले डर लगता है। अरे अरे भूत तुम हो, ये लोग नहीं। इनको तुमसे डरना है, तुमको इनसे नहीं डरना है। ठीक है, चलो बताओ। भूत अंकल, ये लोग हंस रहे हैं, डर नहीं रहे। अरे ए बच्चों, इस मरे हुए बच्चे का थोड़ा ख्याल रखो ना, इसके लिए थोड़ा डर जाओ ना। वो देखो, डर गया हाँ, डर गया। मैं जा रहा हूँ, तुम बता रहा था। जानते हैं, उस दिन मैं स्कूल से लौटी थी काफी डांट खाकर, क्योंकि मैंने मैथ का होमवर्क नहीं किया था। इसलिए मैथ वाले टीचर ने बहुत कस के डांट लगाए थे। उस दिन तो ऐसा लग रहा था मेरा दिन ही खराब है, क्योंकि मैंने साइंस वाले टीचर का भी होमवर्क नहीं बनाया था। इसीलिए साइंस वाले टीचर ने ना अपने पीरियड में मुझे बाहर कर दिया था, और सारे बच्चे मुझ पे हंस रहे थे। और फिर स्कूल से मैं सीधा घर चली गई। और घर आकर मैंने टीवी ऑन किया। हमारा फ्लैट 6ठी मंजिल पे था। मुझे इतना जोर का गुस्सा आया कि मैंने आग देखा न था और अपनी बालकनी से दे मारी
सभी दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ। मैं अपने स्कूल को बहुत मिस करती हूँ। मैं अपने सभी टीचर को मिस करती हूँ, यहाँ तक कि उनके पनिशमेंट को भी। सच कहूँ ना तो बहुत बड़ी मूर्खता की है मैंने। यहाँ अकेले लटके रहो, ना कोई काम ना कोई दाम। पता नहीं मुझे कब तक ये जिंदगी जीनी होगी। मैं फिर से स्कूल जाना चाहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती हूँ। मैं फिर से स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं फिर से स्कूल जाना चाहती हूँ। आप लोग को एक बात बताऊं? आप लोग कभी छत से कूद के आत्महत्या मत करिएगा। बहुत बहुत दर्द होता है, बहुत होता है। भूत अंकल, मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ। केशव से मिलना चाहेंगे आप लोग? केशव से? केशव, हाँ, केशव को झूला झूलने का बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, झूला बोले तो गले में फंदा लगाकर लटकने का। केशव, केशव, अरे वहां क्या कर रहा है यार? आना, आजा, आ केशव, आना यार। अरे भाई, यहाँ जो दर्शक बैठे हैं उनको बता आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। केशव, आजा, आ आ हाँ, आजा 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 आजा। केशव, आखिर हुआ क्या था यार? गले में फंदा डालकर फांसी लगाने का मतलब क्या था? बताना, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बता, मैं आता हूं, बता। साला जिसे देखो वही सलाह दे मारता था कि ये कर लो, वो कर लो, इसकी दुकानें खोल लो, वहां सेल्समैन की जगह खाली है, कहो तो वहां बात कर लेता हूं। पर मुझे नहीं करनी थी कोई नौकरी। प्रतिदिन नाश्ते से शुरू होती थी नसीहतें, और रात के सोने तक मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। अरे ठीक है, मैं बेकार था, लेकिन कुछ करने का जज्बा था मेरे अंदर। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ नहीं की, मैंने की। घर परिवार सगे संबंधियों के दबाव में आकर मैंने 2-3 जगह नौकरियां की, लेकिन ये अफसरों का आपसी मतभेद, बड़े बड़े कर्मचारियों की चापलूसी, ये सब हमको नहीं जमा। और जिस दिन मैंने आत्महत्या की ना, उस दिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा। माँ रेगनी बांधने के लिए एक रस्सी लाई हुई थी, मैं गया, रस्सी उठाया और गले में लपेटा और पंखे में लटका के
Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. माँ मुझे माफ कर दो माँ मुझे माफ कर दो माँ मुझे अगर पहले ही पता होता कि मरने के बाद भी मुझे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलेगा तो मैं कभी आत्महत्या नहीं करता माँ मैं कभी आत्महत्या नहीं करता माँ मैं कभी आत्महत्या नहीं माँ माँ मुझे क्षमा मेरे से माफ कर दो। मैं थोड़ी देर के लिए कितना स्वार्थी हो गया था माँ मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा माँ तू कितनी रोई होगी मेरे लिए हे भगवान मैं जब भी माँ के बारे में सोचता हूँ तो मेरी बेचैनी बढ़ जाती है मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता माँ मैं आज भी तुम्हारे गोदों में रख के आराम करना चाहता हूँ माँ लेकिन मैं सोच ही भी नहीं आ सकता माँ मुझे जवाब कर दो मुझे जवाब कर दो मुझे जवाब कर दो माँ खुशी से मिलेंगे आप। कैसी विडंबना है ना, जिस लड़की का नाम खुशी था उसे ही अपनी जिंदगी में खुशियां नसीब ही नहीं हुई। बेचारी खुशी, उसके माता पिता की चिंता थी उसकी शादी को लेके, और वो चिंतित रहती थी अपने माता पिता की चिंता को देख के। खुशी के पिता एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की जॉब करते थे। उनकी इतनी आमदनी नहीं थी कि खुशी के लिए एक अच्छा लड़का खरीद सके। एक बात बताऊं आपको, मुझे ना ये दूल्हे वाला बिजनेस लगता बहुत बढ़िया है। हर साल 10% बढ़ जाता है और नीचे आने का तो नाम ही नहीं लेता। यू नो व्हाट, मुझे एक दूल्हे और एक कॉल गर्ल में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। दोनों अपने आप को बाजार में बेचने के लिए आते हैं और दोनों अपनी बोली लगाते हैं। खैर, जैसे तैसे हमारी खुशी का बेड़ा पार हो गया। उसके पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा, कई ज्यादा दिया दहेज में अपने दामाद को। लेकिन ये दहेज के वहशी दरिंदे ना, उनका कभी पेट नहीं भरता। उन्होंने शादी के पहले महीने से ही बेचारी खुशी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। देख हरामजादी, पैसा तो तुझे लाना ही होगा। मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए ही चाहिए। अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगा तो घर कैसे चलाऊंगा? देखिए, मेरे पापा के पास अब पैसे नहीं है। वो और पैसे देने की स्थिति में नहीं है। मेरी कैसा बाप है रे तेरा? अपने दामाद को बिजनेस के लिए पैसा नहीं दे सकता, लेकिन ठेके पर पैसा उड़ा सकता है। प्लीज माँ, अब मेरा तुम मुझसे जवान लड़ाती है, मुझे सीट देती है। बताती हूँ तुझे। जब तक तू पैसा नहीं लाएगी तब तक मैं तुझे रोज मारूंगा। मार मार के तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। मर हरामजादी, मर, मर।
का अत्याचार बढ़ता ही गए। सास खड़ी होकर उकसाती रहती, देवर, ननद, जेठ, जेठानी सब मिलकर मुझे तब तक मारते जब तक कि मैं बेहोश न हो जाती। कई कई दिनों तक मुझे भूखा रखा जाता और उस दिन उन्होंने अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी। मैं मार खाकर अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। पहले मेरे जेठ ने मेरे साथ फिर मेरे देवर ने मेरे साथ जब मुझे होश आया तो मैं किचन में पड़ी थी। मेरे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि मैं अपना हाथ भी हिला सकूं। तभी मेरी नजर केरोसिन तेल के उस कैन पर पड़ी। शायद वो मुझे मारने के लिए ही लाया गया था। मेरे साथ फिर से बलात्कार हो, फिर से मेरी चमड़ी उधेड़ी जाए। मैंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निश्चय किया। मरने से पहले 3 दिनों तक जिस दर्द, कष्ट, पीड़ा को मैं सह रही थी, मैं वो बयान नहीं कर सकती। न मैं ठीक से खड़ी हो पा रही थी, न बैठ पा रही थी, न कुछ खा पा रही थी, न कुछ पी पा रही थी। मुझे उन लोगों के बारे में कुछ नहीं मालूम। बोलो, मुझे भूत बोलते थे, मुझे डायन कहते थे, लेकिन असली भूत पिशाच राक्षस तो वो लोग थे, वैसे दरिंदे कहीं के। मुझे नट से छुटकारा मिल गया, काफी है। यहाँ शांति है, यहाँ मैं सांस ले सकती हूँ। पर अब अगर सोचूं तो मुझे अपने किए पे पश्चाताप हुए। क्यों दी मैंने अपनी जान?
मनुष्य का जीवन तो ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे खूबसूरत तोहफा। मैं अपने माँ बाप के घर मुझे वापस चले जाना चाहिए था। समाज की चिंता किए बगैर जाती हूँ। समाज की नजरों में शादी के बाद माँ बाप का घर बेटी के लिए पराया हो जाता है। मैं पूछती हूँ क्यों? जिस घर में जन्म लिया, लाड प्यार से पले बढ़े, जीवन को जाना, वही घर पराया क्यों हो जाता है? हम जब किसी मुसीबत में होते हैं तो हम किसी न किसी का तो सहारा लेते हैं ना। तो फिर अपने माँ बाप का क्यों नहीं? क्यों हम उन्हें पराया समझने लगते हैं? मैं खुद को आत्मनिर्भर बना सकती थी। उनकी मदद से मैं खुद को पुनर्स्थापित कर सकती थी। शायद दूसरों की भी मदद कर सकती थी। मुझे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, न टूट कर बिखरो जमीन पर। आसमान तो खुला है, कम से कम पंख तो फैला दे। एक बात बोलूं, आप लोग कभी जल के आत्महत्या मत करिएगा। बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत। Bluetooth disconnected. मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ। हीरोइन से मिलेंगे आप लोग। आपको क्या लगता है यहाँ सब ऐरे गहरे ही आते हैं? यहाँ पर एक टॉप क्लास की हीरोइन आई है, तो हम आपको उससे मिलवाते हैं। लेकिन हाँ, अब वो हीरोइन है तो लटके झटके के साथ भी आएगी। Bluetooth connected. तो आप लोग अपना दिल थाम के बैठिए, आ रही है हीरोइन। हीरोइन आ रही है।
हाँ मैम, आपको कैसे पता? तुम दोनों को देख के कोई भी बता देगा, है ना बच्चों? आप हीरोइन की भूतनी? मैं भूतनी हूँ, भूतनी। वो भी टीवी फिल्मों वाली नहीं, ओरिजिनल हूँ, ओरिजिनल। इतनी सुंदर भूतनी। मैम, हाँ, आप इतनी सक्सेसफुल थी, तब भी आपने सुसाइड क्यों कर लिया? इसी सक्सेस की वजह से ही तो मुझे सुसाइड करना पड़ा। वो कैसे मैम? मेरे डैड को था कि मैं ज्यादा से ज्यादा फिल्में करूं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। मेरी मॉम हमेशा चौकन्ने रहती, ताकि मेरा किसी से अफेयर ना हो जाए। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को था कि मैं उनके साथ शामें और रातें गुजारूं। हे मैडम, शाम को क्या कर रही हो? ये डरो नहीं, आ जाना शाम को मिस्ट्री इंटरनेशनल पे। अरे आप चिंता मत करिए, मेरा ड्राइवर आपको पिक कर लेगा और आपको सारी लाइनें भी तो समझानी है कल के शूट की। अरे इधर तो देखो, मिलते हैं शाम को 7 बजे। बाय। और इन सब के बीच मैं गायब हो गई थी। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूं। बनावटी हंसी हंसते हंसते जबड़े दर्द करने लगते थे, लेकिन दिल से एक ही आवाज आती थी, ये तुम क्या कर रही हो? अपने दिल की सुनो। फिर दिल की सुनती तो मॉम डैड नाराज हो जाते, और जो रिश्ते बने भी थे वो फिल्म फ्लॉप होने के साथ साथ सब खत्म हो गए। फिर रोल के लिए मारा मारी, हीरोइनों के बीच में मर्द सिली, हर रिलीज से पहले का नर्वसनेस, पापा मम्मी, नहीं नहीं नहीं। तनाव मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया, और फिर मैंने अपने आप को नशे में डुबाना शुरू कर दिया। और उस दिन मिशेल की पार्टी में मैंने जानबूझकर
मुझे आराम चाहिए था। ओवरडोज में सहन न कर पाई और तीसरे दिन ही मेरी मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरी शव यात्रा में बेहिसाब भीड़ थी, लेकिन ज्यादातर मेरे अपने थे। दबी जुबान में गंदे गंदे ताने कस रहे थे। पापा रो रहे थे क्योंकि उनका सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अब नहीं रही। मम्मी भी रो रही थी क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी पार्टीज और हीरो की चमक धमक का दी एंड हो गया था। प्रोड्यूसर अपने पैसे डूबने के गम में रो रहा था, तो डायरेक्टर अपनी हसीन शामों और रातों को याद कर आंसू बहा रहा था। इन सब में मुझे अच्छा तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मुझे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपनी लाइफ अपने टर्म्स और कंडीशन पे जीनी चाहिए थी। मुझे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। एक बात आप लोगों से कहूं, आप लोग कभी भी आत्महत्या मत करना, क्योंकि हर परेशानी का हल आत्महत्या नहीं है। मेरा तो हो गया, मैं तो चली। कट। आपकी दुनिया से अलग जरूर है, लेकिन यहाँ भी कार्टूनों की कमी नहीं है। तरह तरह के कार्टून भूतनी अपनी ऊट पटांग हरकतों से सभी को परेशान करते हैं और उनका मनोरंजन भी। अब इन्हें ही देख लीजिए, शहर के सबसे नामी डॉक्टर थे, लेकिन इनकी खुद की लापरवाही इन्हें ले डूबी। अरे ओ लंगूर भूत, एक पैर से नहीं लटकने का, दोनों पैरों से लटकने का। ब्लड का बराबर सर्कुलेशन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ रुको। मैं तुम्हें एक क्रीम लिख के देता हूँ, रात में 2 टाइम लगाने का। चेहरा एकदम वालिया भट्ट के माफिक चमकेगा। हमारा मुंह आलिया भट्ट की तरह चमक। अरे ओ पेटू भूत, अपना मोटापा कम करने का, वरना ना जाने कौन कौन सी ब्लड शुगर लेवल कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी। अरे मैंने अपना काम कर लो। वैसे इनकी कोई सुनता नहीं है, और भला सुनेगा भी क्यों। यहाँ ना किसी को बीपी है, ना शुगर, ना किसी को भूख लगती है, ना प्यास। लेकिन हाँ, वहाँ भी मेंटल टेंशन थी और यहाँ भी मेंटल टेंशन ही है। 8C मेंटल टेंशन के चलते डॉक्टर साहब ने खुदकुशी कर ली। अरे डॉक्टर जिस चीज के लिए मना करता है, पता नहीं लोगों को वही क्यों करना होता है। अगर डॉक्टर ने कहा चटपटा नहीं खाना है, तो लोगों को चटपटा ही खाना है। और अगर डॉक्टर ने मीठे के लिए मना किया, तो लोगों को मीठा ही खाना है। आजकल डॉक्टर की सुनता ही कौन है। देखते ही देखते मेरे अगल बगल बहुत सारे क्लिनिक और नर्सिंग होम खुलते चले गए।
और मेरे यहाँ मरीजों का आना जाना कम हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मेरे घर वालों की मांगे सूरसा के मुंह की तरह फैलती ही जा रही थी। देखिए जी, अगले सप्ताह डोडो की शादी है। अरे बड़े भैया के बेटे की। मैंने एक डायमंड सेट देख रखा है। मुझे उसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए। चाहिए तो मतलब चाहिए ही चाहिए। पापा, मुझे आईफोन चाहिए। मेरे सभी फ्रेंड्स के पास है। मैं उनके सामने बहुत हीन महसूस करती हूँ। पापा, सिर्फ 85,000 का ही तो है। दिला दो ना प्लीज। डैड, हमारा स्कूल नासा जा रहा है, मुझे भी जाना है। उसके लिए 1.5 लाख जमा करने हैं स्कूल में परसों तक, प्लीज। मैंने कितनी बार कहा मुझे 5 लाख चाहिए तो चाहिए। इतना भी नहीं कर सकते। अरे बस करो। हालांकि अपनी हालत का जिम्मेदार मैं खुद ही था। जब मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी तो मैंने पैसों का कोई मोल नहीं समझा और इनकी सारी डिमांड्स पूरी करते चला गया। और इनकी डिमांड्स पूरी करते करते मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। और फिर एक दिन मेरे दिमाग में अजीब सा विचार पनपा। ये एनेस्थीसिया है, लोगों को बेहोश करने की दवा। आज तक इसे मरीजों को देते हुए आया था, आज खुद लेकर देखता हूँ। मैंने एनेस्थीसिया का ये बहुत बड़ा डोज ले लिया था, जिसके बाद मैं 1 महीने तक आईसीयू में भर्ती रहा। और मेरे जूनियर डॉक्टरों ने मेरे परिवार वालों से पैसे वसूलने में कोई कोताही नहीं बरती, कोई कोताही नहीं बरती। और फिर एक दिन मौत ने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि दिखाई और मैं भगवान को प्यारा हो गया और मैं यहाँ आ गया। लेकिन अगर मैं सरवाइव कर भी जाता तो मैंने एनेस्थीसिया का इतना बड़ा डोज लिया था कि उसके बाद सरवाइव करने के बाद भी मानसिक संतुलन बिगड़ने का बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। और अगर एक बार मानसिक संतुलन बिगड़ा तो
क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। सूरज। अच्छा, यहाँ कैसे है? अरे मेरा मतलब है क्या लाए गए हो या तुम किसी ने भेजा? तुम खुद आए हो या नहीं लाए हो? खुद से आया हूँ। एक और केस। तो बताओ भाई कैसे आए? कैसे है? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम कोई नाटककार हो, पत्रकार हो या लेखक हो? क्यों जाननी है तुम्हें मेरी कहानी? अरे भाई मुझे नहीं जाननी है तुम्हारी कहानी। ये लोग देख रहे हो, ये लोग मरने का आसान तरीका जानने आए हैं। क्या पता इन्हें तुम्हारा तरीका ज्यादा अच्छा लग जाए। इन्हें अपनी कहानी बताओ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। मेरे मम्मी पापा बचपन से मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। मेरी मम्मी कहती थी कि भाई का लड़का इंजीनियर है तो तुम्हें भी इंजीनियर बनना है। पापा कहते थे कि बहन की बेटी इंजीनियर है तो तुम्हें भी इंजीनियर बनना है। पर मुझे तो फोटोग्राफर बनना था। कैमरे के लेंस से दुनिया देखनी थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे इंजीनियर नहीं, मुझे फोटोग्राफर बनना है। कई बार कहा कि मुझे इंजीनियर नहीं फोटोग्राफर बनना है, मुझे इंजीनियर नहीं फोटोग्राफर बनना है, पर वो मेरे सुनते कहाँ थे। उन्हें तो जो उनके रिश्तेदारों के कामयाब बच्चे कर रहे हैं वो हमसे कराना है ना। अरे क्यों कराना है भाई? एक बात आप बताइए, क्या जरूरी है जो दूसरों के बच्चे कर रहे हो हम भी वही करें? अरे क्यों करें भाई? Why should I change? उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, पर फिर भी मैंने पढ़ाई की। अपने सपनों को मार कर मैंने पढ़ाई की। रिजल्ट आया, फर्स्ट डिवीजन में 2 नंबर से रह गया। फिर क्या, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते ताना 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 की मन लगाकर पढ़ाई नहीं की, मन लगाकर पढ़ाई नहीं की। अरे जब मेरा इंजीनियरिंग में मन लगे तो तब पढ़ाई करूं ना। और एक बात बताइए, क्या जरूरी है जो फर्स्ट डिवीजन वाला बच्चा है वही सफल होगा? सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन वाला कभी सफल ही नहीं होगा। और अगर ऐसा ही है तो क्यों बनाते हो सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन? अरे फर्स्ट डिवीजन के बाद सीधा फेल ही कर दो ना। अभी परसों सुबह की बात है, मैं थोड़ा लेट के सोकर उठा। मम्मी ने उठते ही ताना दे दिया कि दिन भर बस सोते रहो, कुछ काम धाम है नहीं। अरे मेरा इतना खून खोला, मैं पक चुका था, थक गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था उनकी बातें सुनकर। मैं भी निकल गया अपने घर से। वहीं घर के पास में एक रेलवे लाइन है और सामने से एक ट्रेन तेज रफ्तार में आ रही थी। अब समय की परिकल्पना कहूं या विधि का विधान, मैं भी इधर गुस्से में जा रहा था और मैंने भी आप देखा ना ताव और लगा दी छलांग। एक झटके में सब खत्म। एक पल के लिए लगा मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं, पर फिर मैंने अपने शरीर के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ वहां बिखरे देखे। मैं बोरी में भरकर लाया गया था। बड़ी मुश्किलों में पहचाना गया कि मैं सूरज हूं, माफ करिएगा था। मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों पे आगे मेरी मम्मी मेरे पापा रो रहे थे। वो कह रहे थे हमें नहीं बनाना तुझे इंजीनियर, तू फोटोग्राफर ही बन, तुझे जो बनना है तू बन।
तू लौट आ, बस तू लौट आ, बस तू लौट आ। अरे ऐसा भी भला होता है, पहले कहना चाहिए था ना। तब तो आप बस दूसरों के बच्चों को देखते रहे कि वो क्या कर रहे हैं। अरे आपने मुझसे कभी पूछा कि मुझे क्या करना है? आपने मुझसे तो कभी नहीं पूछा था। I'm sorry, Papa. I'm sorry, मम्मी। मुझे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry. I'm sorry. अरे अब तो मैं ना इंजीनियर ना फोटोग्राफर, अब तो मैं आपका बेटा भी नहीं हूँ। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया आप लोगों के लिए। सॉरी मम्मी, सॉरी, सॉरी। एक बात बताऊं, ट्रेन के आगे कभी मत कूदिएगा, बहुत दर्द होता है। शरीर के इतने इतने टुकड़े होते हैं, कई बार तो कुछ अंग मिलते भी नहीं है। ट्रेन के आगे मत कूदिएगा, ट्रेन के आगे मत कूदिएगा, ट्रेन के आगे मत कूदिएगा। घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन न मिला तो किधर जाएंगे। पूरी जिंदगी में किसी भी बड़ी समस्या का हल आत्महत्या नहीं होता, और भी दूसरे रास्ते होते हैं। हमें दूसरे रास्तों को जाना है, ना कि आत्महत्या करना। ऐसे न जाने कितने युवा, कितनी युवतियां, कितने मनुष्य डिप्रेशन में आकर आत्महत्या का सहारा लेते हैं, लेकिन हमें आत्महत्या का सहारा नहीं लेना। हमारे चारों तरफ ऐसे भूत मंडरा रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हो? भूत है कि फिर से जीना चाहते हैं। और आप? Bluetooth disconnected. अगर आप लोगों का नाटक देखने के बाद कुछ मन बदला हो तो ठीक है, वरना अगर आपके अंदर ये ख्याल आए कि हमें आत्महत्या के अदर शॉर्टकट जानने हैं तो नाटक के बाद हम लोगों से मिल लीजिएगा। तब तक के लिए
तो ये था नाटक हमारा मरने के शॉर्टकट। आप लोग कैसा लगा? सच में बताओ। एक साथ बोलो। सच में कुछ सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला? आत्महत्या करनी चाहिए कि नहीं? नहीं करनी चाहिए ना? कितनी भी मुसीबतें आए लेकिन आत्महत्या, इतने कम लोग बोल। आत्महत्या करनी चाहिए कि नहीं? हाँ। अगर मुसीबत आए तो क्या करना चाहिए? मुसीबत से लड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठीक है, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो तो आप सब लोग लड़ेंगे ना अगर मुसीबत आएगी? इतने कम लोग, बाकी सब लोग नहीं लड़ेंगे। तो बोलो ना कि हम लोग लड़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने देखा। और हम अपने कलाकारों से परिचय करा दे ना, जो ये भूत थे ना, एक एक करके आएंगे, परिचय कराएंगे। ये लावण्य वाजपेयी है ना। आप लोग ऐसे ही लड़ते हैं ना अपने भाइयों से, है ना। वो कहेगा आम नहीं, वो कहेगा इमली है, नहीं कहेगा आम नहीं इमली है, लड़ डालते हैं ना। दूसरा भाई जो था इसका, ये क्या नाम है? रोहित। ये दो नाम रखने वाले ना बड़े खतरनाक होते हैं। रोहित चौहान, ठीक। ये जो बेचारे नौकरी कुछ करना चाह रहे थे और आस पास पड़ोस के मोहल्ले वाले इनसे कुछ करवाना चाह रहे थे। इनका नाम है अनूप जायसवाल। ये आयुष प्रजापति जो दूसरे भूत बने थे। इसके बाद पांडे जी आइए। ये हमारे कृष्ण कुमार पांडे जी हैं, जिन्हें आप लोगों ने कल नेता के रूप में देखा होगा, है ना। हाँ, लेकिन इनके हाथ हैं, परेशान मत होइएगा, ठीक है। और ये कितने साल पहले आप रिटायर हुए थे? 2024 में नौकरी करके रिटायर हुए हैं और इसके बाद ये कला से जुड़कर के अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी रहे हैं। ये हमारी भूतनी जो बच्चे भी बनी थी और खुशी भी बनी थी, जूही कुमारी। एक इसके बाद डॉक्टर साहब हमारे मृत्युंजय, सॉरी उज्जवल सिंह। ये डॉक्टर साहब थे, पहले तो बच्चों को खूब छूट दे रहे, लेकिन जब इनकी दुकान बंद हो गई तो भी तकलीफ होने लगी। इसलिए हमें क्या करना है, उतना ही बैलेंस करके रखना है कि विपत्ति में भी आप सरवाइव कर सको, ठीक। इसके बाद अभिषेक कुमार, ये दूसरे भूत बने थे जो इन्फॉर्म दे रहे थे। इसके बाद हमारी आपकी हीरोइन, ये बहुत सक्सेस हो गई थी, लेकिन फिर जब उन्हें अकेलापन महसूस हुआ तो इन्होंने सुसाइड कर दी। लेकिन सुसाइड नहीं करना, ठीक है। मृत्युंजय, ये हमारे प्रोड्यूसर भी थे और भूत भी बने हुए थे। इसके बाद कौन बचा? सूरज। ये वो युवा है जिनके माँ बाप उन्हें कुछ और बनाना चाहते हैं और वो कुछ और बनना चाहता है। परीक्षा का परिणाम ही उसकी सफलता का मानक नहीं हो सकता कि जिसके 80% 90% नंबर आए वही सफल होगा। ये कोई मानक नहीं। अगर ऐसा है तो सारे विद्यालय वाले फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन बंद कर दे, सीधे एक्सटेंशन वालों को रखें। जो 80% लाएंगे वही पास है, बाकी सब फेल, ठीक है। तुम परीक्षा नंबर लाना अच्छी बात है, लेकिन वही मानक है आपकी सक्सेस का, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी टॉप क्लास करने वाला जिंदगी में सफल नहीं होता और 40-45% पास वाला जिंदगी में सफल होता है, ठीक है। तो परीक्षाएं मन से देना है, लेकिन परीक्षाओं में अगर नंबर कम आते हैं तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, दोबारा फिर से मेहनत करना है, ठीक है। और माँ बाप को भी अपने बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं डालना है। वो जितना कर सकता है, जितना उसका सामर्थ्य है, वरना फिर वही हाल होगा कि आप अपने बच्चे को खो सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। बहुत सारे जितने हाई क्लास के बच्चे हैं, एग्जाम की टेंशन में सुसाइड कर लेते हैं, नंबर कम आएंगे सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए अपने बच्चों पे प्रेशर भी नहीं डालना है और आपको भी प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। तो हेलो। और जो ये नाट्य प्रस्तुति थी, ये भारतोदय रंगमंडल की थी और इस नाटक की जो निर्देशिका थी वो जूही कुमारी, जो भूतनी बनी हुई है। अब हम हमारे जो आयोजक मंडल है उनको मंच पे बुलाना चाहेंगे। आप अपना
मेरा नाम चंद्रभाष सिंह है। वो भी लखनऊ के बहुत प्रतिष्ठित नाट्य निर्देशकों में है, बहुत अच्छे अच्छे नाटक करते हैं। वो यहाँ पे लाइट दे रहे हैं। और जो कैमरे में थे अनवर बेग जी, वो कई फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं, कई शॉर्ट फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। और उनके साथ जो स्टिल कैमराग्राफर है हमारे प्रेम कुमार, वो भी हमारी टीम का हिस्सा है। पता चले हम लोग भूतों के बीच में आ गए। और हमारे मेकअप मैन सचिन दादा होंगे, आ जाइए। हम भूल ही गए थे जिन्होंने हम लोग को ये भूत बनाया है। आज इनके सहयोगी भी हैं, अभिषेक। जोरदार तालियां पहले बच्चों बजाओ। पूरा निष्ठा पूर्वक बताओ, अच्छा लगा? इस नाटक में आपको कुछ सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला? कि कोई भी कठिनाई हो तो उसका धीरज से सामना करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। अजय अजय भैया अजय, तो बोलो, आप धैर्य रखेंगे? अबे लोग एक साथ बोलिए, इनकी तरह भूत बनेंगे कि नहीं बनना है ना? जीवन में कोई भी समस्या हो उसका धीरज के साथ मुकाबला करना, करेंगे ना? तो एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी, आपका सानिध्य और निश्चित रूप से बीते 2 दिनों से बड़ा ही व्यस्तता भरा दिन रहा, लेकिन उसके साथ एक उत्साह था। और दोनों दिवस में जो नाटिकाएं प्रस्तुत की गई उनमें बहुत ही शिक्षाप्रद और जीवनोपयोगी विषय रहा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रिय अनुज, प्रमोद जी, नवल त्रिपाठी जी और हमारे सहोदर आलोक मिश्र जी और इस विद्यालय के दोनों विद्यालयों के शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, विद्यालय की प्रधानाचार्य आलोक जी और सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे गांव का कार्यकर्ता है जो हर, जैसे कहते, तेरा खाने का रिंच लल्तू के नाम से जाना जाता, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब वो आ जाता है तो हमारा सारा काम जो है वो बड़ा बढ़िया गति से चलने लगता है। आप सभी को धन्यवाद। और के पांडे जी सचमुच भूत लग रहे हैं, मैंने भी महसूस किया, लग रहे हैं ना? इनके लिए स्पेशल तालियां हो जानी चाहिए। थोड़ा हम सोच नहीं पाए या समझ नहीं पाए, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। अगली बार यदि आते हैं मैं तो मिश्रा जी से कहूंगा कि आपको हमें संकेत करना चाहिए था। जिन लोगों ने यहाँ इतना प्रदर्शन किया उनका विद्यालय की तरफ से मैं सम्मान करता, लेकिन अब एट वंस कुछ हो नहीं सकता था। तो इस नाते मैं आप सभी से खेद प्रकट कर सकता हूँ, यही उस समय है। लेकिन अगली बार मैं आपसे संख्या ले लूंगा और विद्यालय की ओर से मैं जरूर आपको सम्मानित करूंगा। इसमें कई सारे लोग, ये बहन जूही कुमारी जी जो निर्देशिका है, पूरे विद्यालय की चिंता करने वाले हमारे अनिल जी, छोटे भाई, हम लोग बहुत पुराने परिचित हैं। आज 2 दिन ये नाटक हुआ है और मैं इसलिए इस कार्यक्रम को करवाने के लिए प्रयास किया कि यहाँ के बच्चे भी कुछ सीखें। और मैं अपने जो ये सहयोगी कलाकार हैं, आज प्रमाण पत्र यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया है, निश्चित जी को आना था, मुझे पता उनके घर में कोई डेथ हो गई कल, तो वो आज वहाँ चले गए हैं। तो मैं अलग से आज और कल दोनों दिन के प्रमाण पत्र किसी दिन कहीं पर हम लोग एकत्र होंगे और वहाँ प्रमाण पत्र आपको उपलब्ध होंगे।
बाकी इस विद्यालय में तो गर्मी के छुट्टियों में मैं चाहता हूं कि आपका अगर सहयोग रहेगा तो किसी न किसी एक विधा की एक कार्यशाला यहाँ हो और यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जो अध्यापक हैं उनको भी अवसर मिले सीखने का। तो मैं ये चाहता हूँ मैं जो सिखाने वाला है उसकी व्यवस्था मैं करूँगा, उसका जो भी खर्चा आएगा, मानते आएगा, व्यवस्था करूँगा। स्थान और उसके बाद में जो प्रदर्शन हो उसकी व्यवस्था यहाँ की ओर से हो, मैं ये आश्वासन देता हूँ और आगे भी आपका सहयोग मिलेगा ऐसी अपेक्षा। आज विद्यालय परिवार का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि 2 दिन तक लगातार आप लोग इस कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में रहे, दर्शक के रूप में रहे। जो भी व्यवस्थाएं इस संस्था को आवश्यक थी वो सारी व्यवस्थाएं बहुत सहजता से उपलब्ध हुई। उसके लिए भारतोदय की ओर से, अपनी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।